हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी जंग है जारी। नमस्कार, प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लासेज में हम आज आद्य इतिहास यानी कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है, इसकी गौरवशाली उपस्थिति के बारे में यह कहा जाता है कि रोम इटली मिट गए, जहां से कुछ बात ही ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्योंकि सभ्यता के निर्माण के क्रम में जब विश्व के कुछ समाजों ने कदम ताल करना शुरू किया तो भारतीय समाज भी इससे पीछे नहीं रहा और एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो तत्कालीन सभी सभ्यताओं में श्रेष्ठ थी, चाहे वह चीन की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। और इस बात की प्रासंगिकता तब और बन जाती है कि उस समय के जो नगर नियोजन थे, उस समय की जो स्वच्छता की व्यवस्था थी, आज स्मार्ट सिटी मिशन हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, इतने मिशन चलाने के बाद भी वह मिशन सफल नहीं हुआ जो मिशन आज के 8000 वर्ष पूर्व हो गया था। क्योंकि हाल ही में नेचर पत्रिका ने इस बात की पुष्टि की है कि सिंधु सभ्यता कोई कम समय की नहीं बल्कि 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यानी कि जो 8000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कर गए, आज हम 21वीं सदी में भी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा करने की कोशिश में है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, चाहे जिस आयोग का वह प्रश्न हो, संघ लोक सेवा आयोग का हो यानी कि यूपीएससी का हो, या स्टेट लेवल पर जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे पीएससी का हो या स्टेट्स में अन्य विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्सों में अगर आप प्रश्नों की प्रवृत्ति देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को अज्यूम कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्नों की जो बारंबारता है वह लगातार बनी रहती है। ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि हम इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। तो आज हम अपने इस क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और सिंधु सभ्यता को हम किन किन पॉइंट से पढ़ेंगे उसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके प्रमुख स्थल क्या हैं और इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका भौगोलिक विस्तार क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमारे लोग थे वह किस प्रकार से व्यापार करते थे, किस प्रकार से वाणिज्य करते थे, वो राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। और हमारा जो सिंधु सभ्यता का समाज था वह धार्मिक जीवन किस प्रकार से जीता था और वे लोग क्या भगवान की पूजा करते थे अथवा नहीं करते थे। और इसी के साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि वह सभ्यता जो 8000 वर्ष पूर्व अपने चरमोत्कर्ष पर थी, पूर्ण थी, संपूर्ण थी, आखिर वह किन कारणों से उसका अवसान हो गया या उसका समापन हो गया, हम यह भी जानेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम इसके तहत क्या क्या अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति जानेंगे, नामकरण जानेंगे और उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ विचार हैं, खास करके हमारे जो देश के विचारक हैं और कुछ वैदेशिक विचारक हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जब जन्म हुआ या इसका क्रिएशन किया गया तो पूरा पश्चिम बर्बर था। और आप जानते हैं कि पश्चिम वैश्विक स्तर पर इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करता है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी बनाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि सभ्य तो हम ही थे। तो अगर वो इस थ्योरी को गढ़ते हैं, उनका पूरा जो सामाजिक ताना बाना है या सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उन लोगों ने इस बात को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हम ही श्रेष्ठ थे। तो अगर कोई श्रेष्ठ होगा तो उसकी वो बुराई करेंगे। या इसी क्रम में, बुराई करने के क्रम में उन्होंने अपने मत दिए और उसका कोई मतलब नहीं इतिहासकार कुछ भी पढ़ाएं, पढ़ाने वाले कुछ भी पढ़ाएं। मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम के या जो भी विचारक हैं जो सिंधु सभ्यता के बारे में नकारात्मकता रखते हैं, उनका सीधा सा मतलब यही है कि हम श्रेष्ठ थे तो ये लोग कैसे श्रेष्ठ हो गए, ये लोग श्रेष्ठ ना हो, इसलिए इसके लिए हमें कुछ गलत बोलना है, कुछ गलत अवधारणाओं का प्रतिपादन करना है। इसी क्रम में उन्होंने गलत अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको, हम अपने देसी विचारकों को जानेंगे कि देसी विचारकों ने क्या कहा कि
सभ्यता हमारी है, हम जानते हैं ना कैसे विकसित हुई। आप क्या जानोगे? आप तो बर्बर थे, आप खाना नहीं जानते थे, आप निर्वस्त्र रहते थे, आप क्या जानोगे हमारी सभ्यता के बारे में? हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ नहीं होते। अगर आप श्रेष्ठ होते तो आप भी सभ्यता बना लेते, आपकी भी कोई सभ्यता होती। आप तो कई हजार वर्षों बाद सभ्यता बनाए, तो आप हमारे पर क्या बोलेंगे? आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको बड़बड़ाना है तो अपने यहाँ बड़बड़ाइए, हम आपके विचारों को नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम देखेंगे कि सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, मसलन बलूचिस्तान से लेकर कहाँ तक विस्तार था, इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर इसके प्रमुख स्थल पढ़ेंगे कि प्रमुख स्थल कौन से थे और वहाँ से अवशेष हमें क्या मिले हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर इसी में हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे पहलुओं का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। क्या? सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में क्यों रखा गया है। देखिए, एक विद्वान थे क्रिस्टोसेलियस। कौन? क्रिस्टोसेलियस। उन्होंने आद्य इतिहास और प्राग इतिहास और इतिहास से 3 डिवीजन किए, और उनका डिवीजन करने का आधार था कि इतिहास का कालखंड वह कालखंड है जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि हम जिसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम वैदिक सभ्यता को देखें तो वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक कालखंड के बारे में हमें सारे लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो हम आसानी से जान सकते हैं उस समय की क्या स्थिति थी। उन्होंने फिर दूसरा डिवीजन किया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री में उन्होंने कहा कि यह इतिहास का वह कालखंड है जिस कालखंड के बारे में कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला, जैसे पाषाण काल। अगला उनका डिवीजन था आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि यह इतिहास का वह कालखंड है जिस कालखंड की लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, यानी कि लेखन कला का इस समय विकास तो हो गया था, लेकिन उस समय जो लेखन किया गया उस लेखन को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा इतिहास क्या कहलाता है? आद्य इतिहास। और इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी यह बात सटीक है, सत्य है कि सिंधु सभ्यता में लेखन कला का प्रचलन था, यानी कि बहुत चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन अभी तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले जब भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उस इकोनॉमिक सर्वे में कुछ शब्दों को सरकार ने कहा कि हमने डिकोड कर लिया है, लेकिन अभी सारे शब्दों को डिकोड नहीं किया गया है। तो ऐसे में जब ये जो हमारा सिंधु सभ्यता का इतिहास है वह मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर ही है, क्योंकि अगर हम इतिहास का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? हमें लिखित सामग्री मिले या अलिखित सामग्री मिले। अलिखित सामग्री में मेन क्या है? वहां से मिले हुए अवशेष, वहां से औजार मिले, वहां डेली यूजेस के जो थिंग्स थी, सामान थे, उन सामानों के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर ये हुआ होगा। सॉरी। तो सिंधु सभ्यता आद्य इतिहास में रखी जाती है। सबसे पहले हम इसकी जानते हैं कि उत्पत्ति कैसी हुई। हमने आपको बताया कि उत्पत्ति में देशी और विदेशी बनाम का मुद्दा चलता है। विदेशी खास करके उस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है यह भारतीयों की सभ्यता नहीं है, बल्कि यह कट कॉपी पेस्ट है। टोटलिटी में उनका मतलब यही है, और उनका इसके पीछे निहितार्थ यह है कि वो किसी भी माध्यम से ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते। उनका दिमाग इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता, सत्य को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। पूरा पश्चिम बर्बरता से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, रंगभेद से भरा हुआ है, वह अपने बड़प्पन से भरा हुआ है। तो ऐसे में वह कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। स्वीकार करे या ना करे ये उसकी मर्जी, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास एक संपूर्ण परिपूर्ण समृद्धशाली परंपरा थी तो डियर पश्चिम आप बर्बर थे। तो हमारे जो देशी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये सिंधु सभ्यता अचानक से नहीं बनी। तो लोगों ने कहा अचानक से नहीं बनी तो कैसे बनी? तो उन्होंने कहा कि इसका एक जो प्री स्टेज था यानी कि प्राक हड़प्पन। तो जो प्राक हड़प्पन स्थिति थी, क्या प्राक हड़प्पन या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की स्थिति थी, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कृषि कार्य करना शुरू किया। लोगों ने नहरों से कृषि को सिंचाई करने का कार्य सीख लिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, चाक का आविष्कार कर लिया, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कर लिया। और वो ऐसा करते करते समृद्धि की ओर बढ़े। आप देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
बहुत गरीब है और वह काम करना शुरू करता है, उसके पास कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है वह व्यक्ति समृद्ध होने लगता है। उसके पास कभी साइकिल नहीं होती है, फिर वो साइकिल खरीद लेता है, मोटरसाइकिल खरीद लेता है, रहने के लिए एक अच्छा घर बना लेता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। तो क्या हुआ कि व्यक्ति परिश्रम किया और परिश्रम के बाद उसने गेन किया और गेन करने के बाद वह सिविलाइज होना शुरू हुआ। तो वैसे ही हम विद्वानों ने कहा और जो सत्य भी है कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। क्या क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं कि पहले लोग कृषि करना सीखे, जब कृषि किए, कृषि का अधिशेष यानी कि सरप्लस हुआ, जैसे ही धन आएगा व्यक्ति सिविलाइज होना शुरू होगा। उसी तरीके से जो प्री हड़प्पन लोग थे उन्होंने सिविलाइज होना शुरू किया और जब वो सिविलाइज होना शुरू किया, भाई आज बताइए पहले क्या बात होती थी? रोटी कपड़ा मकान की। आज रोटी कपड़ा मकान ठीक है, एसेंशियल चीज है, लेकिन इंटरनेट भी तो एसेंशियल चीज है। आवागमन के लिए साधन भी तो होना चाहिए, शिक्षा भी तो होनी चाहिए, ये भी तो एसेंशियल चीजें हैं। जब प्री हड़प्पन लोगों के पास एसेंशियल चीजें हो गई तो उन्होंने डेवलप्ड यानी कि और अच्छी चीजों के बारे में सोचा, और जब अच्छी चीजों के बारे में सोचा तो उन्होंने और समृद्धशाली व्यवस्था बनाया, और वही समृद्धशाली व्यवस्था अंततः व्यवस्थित सभ्यता का रूप ली और उसे ही समृद्धशाली हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत का मतलब यही हुआ कि पहले लोग धीरे धीरे कृषि कार्य करना सीख लिए, कृषि कार्य करना शुरू किए, तो जो कृषि से अधिशेष हुआ, अधिशेष को उन्होंने अपने डेवलपमेंट में लगाया, और जब डेवलपमेंट में लगाएंगे लोग तो सिविलाइज हो जाएंगे, और सिविलाइज होंगे तो हड़प्पा जैसी समृद्धशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। ये हमारा मत है, यही उत्पत्ति का मत है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए। अब हम अगली चीज देखते हैं, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लोगों ने प्रूफ भी दिया, जो हमारे देसी विचारक हैं उन्होंने प्रूफ दिया कि आप प्री हड़प्पन के स्थल देख सकते हैं। कहाँ से? पाकिस्तान का चोलिस्तान एक प्लेस है, कहाँ? चोलिस्तान में इसके साक्ष्य भी हमारे विचारकों ने, इतिहासकारों ने दिया कि भाई प्री हड़प्पन स्थल चोलिस्तान में मिलता है। अफगानिस्तान का मेहरगढ़ आप देख लीजिए, और फिर उन्होंने कहा राजस्थान का कालीबंगा और सोथी देख लीजिए, और भारत के ही पंजाब से रोहिल स्थान देख लीजिए, हरियाणा से बनावली देख लीजिए, राखीगढ़ी देख लीजिए, गुजरात से धोलावीरा देख लीजिए, कुंटासी और पादारी देख लीजिए। तो ये जो प्रिय स्थल थे हड़प्पा सभ्यता से, और यही सारे स्थल हमें हड़प्पा सभ्यता में भी मिले। तो आप क्रमिक विकास के सिद्धांत से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को जान गए। अब हम आगे चलते हैं कि इसका काल निर्धारण, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका काल निर्धारण क्या था। तो आप जानते हैं कि काल निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन पद्धति का प्रयोग किया गया, और रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से इसका जो समय पीरियड बताया गया वो क्या बताया गया? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय यह सभ्यता थी। तो इसका काल निर्धारण ये हो गया। लेकिन हाल ही में आप देखेंगे जो नेचर पत्रिका है जिसका प्रकाशन अमेरिका करता है, उसने बताया कि जो सिंधु सभ्यता है यह लगभग 8000 साल पुरानी है, यानी कि इतनी पुरानी सभ्यता विश्व की कोई सभ्यता नहीं है। तो ये थी सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड। अब हम जानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का नाम, जो सिंधु सभ्यता वर्ड है इसको मार्शल ने दिया था। किसने? मार्शल ने। फिर हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु नदी के किनारे यह व्यवस्था थी या सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर एक अन्य नाम भी इसे दिया गया, सरस्वती घाटी की सभ्यता। सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल हैं, इसलिए इसे सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा गया। काल निर्धारण हमने आपको बता दिया है। अब हम इसका विस्तार देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल था वो कहां था? ये बलूचिस्तान में था, और वहां का स्थान क्या था? सुतकागे डोर। ये जो सबसे पश्चिमी स्थल था ये था इसका बलूचिस्तान। और यह जो बलूचिस्तान का सुतकागे डोर
प्लेस है, यह दाशक नदी के तट पर अवस्थित है। खूब प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो सबसे पूर्वी जो विस्तार था, यह सबसे पूर्वी विस्तार जो था आलमगीरपुर था। कहाँ? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। और इसका जो सबसे उत्तरी स्थल था यह था मांडा। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यह किस नदी के तट पर अवस्थित था? चिनाब नदी। और जो सबसे दक्षिणी स्थल था, यह जो दक्षिणी स्थल था ये दहमदाबाद। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र। और नदी कौन सी है? प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये विस्तार था। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था या त्रिभुजाकार आकार था इसका। और कहीं कहीं से आयताकार भी मिलता है। तो प्रश्न आप देखेंगे, उसके आधार पर टिक करेंगे। और यह जानते हैं लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जो सभ्यता थी वह फैली हुई थी। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का इतिहास हमें अवशेषों से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम अवशेषों की जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि अवशेषों के आधार पर ही हम वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के आर्थिक जीवन, वहाँ के राजनीतिक जीवन, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनके खोजकर्ता कौन हैं, वर्तमान स्थिति क्या है और वहां से क्या क्या स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, इन सब की हम जानकारी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। खूब प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी लोकेशन कहां पर है? तो इसकी लोकेशन अब वर्तमान समय में पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान का है। भारत वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। और पंजाब का यह जो मांटगोमरी जिला है वहां पर है। और दूसरा प्रश्न इससे महत्वपूर्ण ये भी बन सकता है कि, और कई बार पूछा गया है कि जो हड़प्पा है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अब जो और महत्वपूर्ण बात है यह है कि यहाँ से यानी कि हड़प्पा से जो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हुए हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष यह है कि यहाँ से अन्नागार मिला हुआ है, यहाँ से समाधि मिली हुई है। आप देख रहे हैं अन्नागार मिल रहा है। अभी इसको हम आर्थिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कैसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि अगर अन्न का स्टोरेज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इस बात का अनुमान है कि हो सकता है भविष्य में अकाल पड़ जाए, कोई महामारी आ जाए, कृषि कार्य ना हो पाए, तो इस स्टोरेज अनाज से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज क्या हो रहा है? कोविड के समय सरकार ने लोगों को फ्री राशन दिया। अगर सरकार के पास स्टोरेज नहीं होता तो सरकार कहां से लोगों को राशन देती? तो आज जो हम कर रहे हैं वो पहले ही भारत में हुआ है, तो प्रेरणा तो हम वहीं से लेंगे। फिर यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अभिलेख भी मिला और एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, यानी कि इसे कहा गया कि ये उर्वरता की देवी की पिक्चर है। और लोग ऐसा स्वीकार करते थे कि यह हमारी उर्वरता की देवी है और उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। तो आप ये भी देख ले रहे हैं इसी चीज से कि यहाँ का धार्मिक जीवन क्या था। धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी इसी साक्ष्य से मिल रही, जो आगे हम पढ़ाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्वाधिक मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता में, वे सबसे ज्यादा कहां से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। और यहीं से गेहूं का अवशेष मिला है, जौ का अवशेष मिला है और शंख से बना हुआ बैल की पिक्चर या कि चित्र भी मिला हुआ है। और इसे ही क्या कहा जाता था? इसे गेटवे सिटी कहा जाता था। सिंधु सभ्यता का गेटवे किसे कहा जाता था? हड़प्पा नामक स्थल को। और यहाँ से क्या मिला? और यहाँ से मिला हुआ है मटर का अवशेष, खरबूज का अवशेष, गेहूं का अवशेष, जौ का अवशेष और जाल के साथ मछुआरे का चित्र मिला हुआ, यानी कि मछली पकड़ने का काम उस समय भी होता था, यानी कि लोग मांसाहारी भी थे। और ऋग्वेद में इस हड़प्पा स्थल को क्या कहा गया? हरि यूपिया कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या क्या अवशेष मिला है? बाजरे का अवशेष मिला है, चावल का अवशेष मिला है और एक हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला हुआ है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है? यहीं से
माउंट एबी टीला मिला हुआ है। अभी हम आगे माउंट एबी टीला को पढ़ाएंगे जब हम वहां के सामाजिक या आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या थी। इसकी लोकेशन थी लरकाना, और लरकाना इस समय कहाँ है? वहाँ पाकिस्तान में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि यह किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और चौथी बात हमें क्या पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि यहाँ की हमें अवशेष क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ से विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल का अवशेष मिला हुआ है। आज लोग स्विमिंग पूल में स्नान नहीं कर रहे हैं, उस समय भी लोग स्विमिंग पूल में स्नान करते थे। फिर यहाँ से क्या मिला हुआ है? अन्नागार यहाँ से भी मिला हुआ है। महाविद्यालय भवन यानी कि स्कूलिंग उस समय भी होती थी, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से। फिर यहाँ से एक कांसे की नृत्य करती हुई नारी की पिक्चर मिली हुई, जो देखो आप शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए महिला डांस कर रही है। आज ही गाना बजाना नहीं, उस समय भी गाने बजाना होते थे, देख लीजिए साफ साफ ये मूर्ति मिली हुई है। फिर यहीं से जो आज योग की बात हो रही, मेडिटेशन की बात हो रही है, देखिए संत जी मेडिटेशन कर रहे हैं, दिख रहा होगा, ये देखिए। फिर ये जो सन्यासी साहब क्या करेंगे? योग ही करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और क्या करेंगे। तो इससे क्या हमें मिल रहा है? यहाँ का धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर यहाँ से क्या मिला हुआ है? भगवान शिव की आद्य मूर्ति, पशुपतिनाथ की, भोलेनाथ की सबसे प्राचीन मूर्ति यहीं से मिली हुई है। फिर यहाँ से और क्या क्या मिला हुआ है? यहाँ से मिला हुआ है सूती कपड़ा और घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के अवशेष मिले हैं, सीपी से बनी हुई पटरी यानी कि स्केल मिली हुई है। बताइए उस समय में लोग लाइन खींचते रहे जो आज हम लोग खींचते हैं। फिर यहाँ से क्या मिला है? स्तूप का टीला मिला हुआ है। फिर क्या मिला है? कुंभकार के भट्ठे यानी कि कुंभकार जिन पर अपने बर्तनों का निर्माण करते थे, वो भी मिला हुआ है। और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध का बाग या रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। और यहाँ से चांदी के अवशेष मिले हैं, शिलाजीत के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सभा भवन जैसे संसद भवन है, जहाँ लोग बैठकर बातचीत करते थे कि अच्छा अब क्या क्या करना है, उसका भी चीज मिला है। धर्मशाला भी मिली है, आप देखते हैं आज भी धर्मशाला सराय बनाई जाती हैं पथिकों की सहायता के लिए, तो धर्मशाला भी के अवशेष यहाँ से मिले हैं। फिर मलेरिया आज ही नहीं हो रहा है, सिंधु सभ्यता से हो रहा है, तो मलेरिया के भी साक्ष्य में यहाँ से मिले हैं। फिर यहाँ क्या मिला है? वस्त्र निर्माण का प्रमाण मिला है कि हाँ वस्त्र निर्माण का भी कार्य होता था, तभी तो लोग सन्यासी जी देखे ना साल ओढ़े हुए हैं, देखिए। अब ये मत कहना कि ये महिला कपड़ा नहीं पहने, हो सकती ना पहनी हो ये कपड़ा, इसका अब जब मिल रहा है कपड़ा सड़ गया हो सकता है पहनी ही रही हो, लेकिन इनका तो दिख रहा है कपड़ा। तो वस्त्र निर्माण भी होता था, उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर यहाँ से क्या मिला है? शिलाजीत मिला है, जो बहुत यूज करते हैं लोग। फिर चांदी की मुहर यहीं से मिली हुई है। सप्तऋषि की मुहर मिली हुई है, यानी कि 7 ऋषियों की जो संकल्पना सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है, या कहाँ से दिख रही है? सिंधु सभ्यता से। तभी तो कहा जाता है कुछ बात ही ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी। फिर यहाँ से कुआं का साक्ष्य मिला है, बड़ी संख्या में कुआं पानी पीने के लिए। फिर इसे ट्रेजेडी साइट भी कहा जाता है, किसको? मोहनजोदड़ो को। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो मृतकों के कंकाल हैं वह मिले हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी, तभी यहाँ पर इतने कंकाल मिले हैं। तो ट्रेजेडी शहर किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब हम अगली साइड देखते हैं, कहाँ किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगली साइड जो है वह है चंदूगढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इसमें क्या याद करना है कि इसकी खोज किसने की? खोज किसने की? एम.जी. मजूमदार ने। और यह कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। और ये स्थल वर्तमान में कहाँ लोकेटेड है? वर्तमान में यहाँ सिंध यानी कि पाकिस्तान में है। और सबसे महत्वपूर्ण हमें स्थल क्या याद करना है कि इस स्थल से हमें क्या क्या मिला। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है?
यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार यानी कि वक्र के आकार में क्या मिली है, ईंटें मिली हैं। और यहाँ से क्या मिले हैं, सीप मिला है, अस्थि यानी कि हड्डी मिली हुई है। और यहाँ से मनके यानी कि जो इस आकृति में होता था पहन आभूषण के लिए, ये ऐसे होता था, इसमें जो मनके होते थे ये मिले हुए हैं। और यहाँ से क्या मिला है, सौंदर्य प्रसाधन, जो लोग सौंदर्य के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसमें से महिलाओं का सबसे फेवरेट चीज मिला हुआ है यानी कि लिपस्टिक मिली हुई है। और अलंकृत हाथी की एक प्रतिमा मिली है जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है। और क्या मिला है, यहाँ से मिला है खिलौने, टॉयज मिले हुए हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है। आज भी देख रहे हैं बिल्ली का पीछा कुत्ता करता है, लेकिन अब तो बिल्ली भी मजबूत हो गई है, वो खड़ी हो जाती है तो कुत्ता पीछे हो जाता है। ठीक है, फिर ये जब कभी सभ्यता का समापन होगा तो ऐसे चित्र दिखाए जाएंगे, फिर कोई पढ़ाएगा अच्छा जो भारत की सभ्यता थी वहाँ बिल्ली कुत्ते का पीछा करती थी, लेकिन उस समय तो कुत्ता ही बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो ये भी मिला हुआ है। और यहाँ से यह जो स्थल था, यहाँ पर मुद्रा बनाने का केंद्र होता था यानी कि टंकशाल था। कौन, ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित चंदूगढ़। तो चंदूगढ़ से हमें क्या मिला है, टंकशाल के साक्ष्य, जहां पर मुद्रा बनाया जाता था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि झूकर झागर संस्कृति यानी कि जो राजस्थान में है उसके भी साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हुए हैं। आगे हम इस संस्कृति के बारे में भी जानकारी लेंगे। अब हम अगला स्थल देखते हैं जो कि भारत में लोकेटेड है, वह है लोथल। क्या, लोथल। और इसकी खोज किसने की, खोज SR राव साहब ने की थी। और जो लोथल नामक स्थल है यह कहाँ स्थित है, यह अहमदाबाद यानी कि गुजरात में अवस्थित है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोथल जो स्थल है यह भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि लोथल से हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि फारस की मुद्रा मिली हुई है। अब फारस की मुद्रा गुजरात में मिल रही है, भारत में मिल रही है, तो यह इस बात को प्रूफ कर रही है कि जो भारत का व्यापार था वो फारस से भी होता था, तभी तो फारस की मुद्रा यहाँ मिल रही है। तो इसी के आधार पर अभी हमें जब भारत के व्यापार को देखेंगे, व्यापार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को देखेंगे, तो इसका संदर्भ आएगा। फिर यहाँ से जहाजों का गोदी और बंदरगाह यानी कि पोर्ट, आज जो हम पोर्ट बना रहे हैं ना, यहाँ वहाँ चाबहार, ये सब भारत में पहले से ही बनते थे सिंधु सभ्यता में, और इसका साक्ष्य हमें लोथल से मिला हुआ है। फिर यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली इस साइड से, चावल का साक्ष्य मिला, बाजरे का साक्ष्य मिला, और 3 युगल समाधियां यानी कि स्त्री पुरुष एक साथ डेड किए होंगे और उनकी मूर्ति यानी कि उनकी जो समाधि यह मिली। इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर साथ में स्त्री पुरुष की समाधि मिल रही हो सकता है सती प्रथा रही हो। आगे भी हम सामाजिक जीवन में इसके देखेंगे। और यहाँ से अग्नि की वेदी मिली, जैसे आज देखते होंगे सनातन धर्म की बड़ी अच्छी परंपरा है या लोग उसको फॉलो करते हैं, अग्नि पूजा। ये देखिए हवन करते हैं, तो ये हवन कुंड कहां से मिला है, लोथल से। और यहां से क्या मिला है, घोड़े की मृण मूर्तियां, यानी कि जो घोड़ा उस समय भी रहा होगा तभी लोग इसकी मूर्ति बनाए हैं, और वो किसकी, मिट्टी की मिली हुई है। फिर यहां से बांट एवं माप के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि किलो यानी कि तौलने की सामग्री। बताइए, तौलने की सामग्री मिल रही तो व्यापार का से तो इसका कुछ ना कुछ संबंध होगा ही, आगे इसका हम पढ़ेंगे। लेकिन ये साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, लोथल। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ से एक पत्थर पर चालाक लोमड़ी तो चालाक ही होती है, इसका भी अंकन मिला है, किस पर, पत्थर के उपकरण पर। फिर यह माना जाता है कि जो लोथल है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। और यहां से क्या मिला है, दिशा मापक यंत्र। बताइए, उस समय भी दिशा मापने का यंत्र मिला, इसका मतलब ये हुआ कि जहाजों पर दिशा मापने का यंत्र रखा जा रहा है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, लोग घूम टहल रहे हैं। दिशा मापक यंत्र का क्या काम है कि भाई घूमने टहलने निकले हैं
और उनको जरूरत है कि किस दिशा में चल रहे, उत्तर की दक्षिण, इसका जानकारी कैसे, दिशा मापक केंद्र से। जानकारी कहाँ से मिल रही, लोथल से। लोथल कहाँ, गुजरात। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ से क्या मिला है, हाथी दांत से बनी हुई पटरी यानी कि स्केल का भी साक्ष्य मिला है। और गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है। और खड़ी मुहर, एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर राक्षस की प्रतिमा है, यानी कि राक्षस उस समय भी थे, ऐसा नहीं कि आज ही राक्षस हैं। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिलने वाली जो सामग्री है, इस पर सबसे ज्यादा कौन सा पक्षी का चित्र मिला है, बतख, डक। अब हम अगला स्थल देखते हैं, और अगला स्थल है हमारा कालीबंगा। और यह कहाँ है, राजस्थान में। और इसकी खोज किसने की, अमलानंद घोष साहब ने की। और यह किस नदी के तट पर अवस्थित है, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कालीबंगा है, इससे हमें क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो हमें इससे जल निकास प्रणाली प्राप्त हुई है। देखने ना, राजस्थान आज सूखा से ग्रसित है, उस समय सूखा से ग्रसित नहीं था। अगर जल निकास प्रणाली बनाई जा रही है, इसका मतलब है कि उस समय जो घाघरा या सरस्वती नदी है, वह अपने जल से राजस्थान को सिंचती थी, अपने जल से राजस्थान की प्यास को बुझाती थी। लेकिन लोगों ने या पर्यावरण के कारण आज सरस्वती नदी लगभग विलुप्त हो ही गई है। अब सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है कि फिर से सरस्वती नदी की धारा को वापस लाया जाए। देखना होगा, आगे का समय बताएगा कि सरकार का यह मिशन कितना पूरा होता है। तो जल निकास की प्रणाली हमें कहाँ से मिली है, राजस्थान के घग्गर से। और यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिले हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, वह मिला हुआ है कालीबंगा से या कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से भाई अगर जुते हुए खेत मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कृषि कार्य अच्छे से किया जाता होगा। अभी हम आगे जब आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तब उसमें इसको जान लेंगे। फिर इसमें जानेंगे कि यहाँ से अगला साक्ष्य क्या मिला कि ईंट से बने हुए चबूतरे, यानी कि जो चबूतरे होते थे वह ईंट से बने होते थे। और इसका साक्ष्य में कहाँ से मिल रहा है, इसका साक्ष्य में मिल रहा है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देख रहे हैं ना, शल्य क्रिया, यानी कि जो सर्जरी आज हो रही है, ये हमारे यहाँ 8000 वर्ष पूर्व ही होती थी। और इसका साक्ष्य में कालीबंगा यानी कि राजस्थान से मिल रही है। देखिए चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि महाराज शल्य क्रिया कर रहे हैं, इनकी आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि शल्य क्रिया के प्रमाण यानी कि सर्जरी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, यहाँ से भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। भूकंप उस समय भी आता था। और कच्ची मिट्टी से बने हुए घर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनका अध्ययन करेंगे। और फिर हम वहाँ का सामाजिक जीवन, वहाँ का राजनीतिक जीवन, वहाँ का आर्थिक जीवन, वहाँ का सांस्कृतिक जीवन और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।